हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारत एक संघ है, इसका निर्माण कैसे हुआ, हमारे देश में राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, कौन से राज्य का निर्माण कब होता है, राज्यों का निर्माण किस आधार पे होता है, किसके पास ये अधिकार होता है राज्यों के निर्माण का, कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं राज्यों के निर्माण से संबंधित। तो ये सारी की सारी बातें आज की वीडियो में हम सीखेंगे। अब ये बातें समझने से पहले हम एक बार हमारी हिस्ट्री में जाते हैं। जब हमारा देश आजाद होता है तो आजादी के टाइम पे हमारे देश में क्या सिचुएशन थी कि जैसे ये पूरा क्षेत्र है, ये हमारा देश है, ठीक है। तो इसके एक हिस्से में तो अंग्रेजों का राज था और एक हिस्से में छोटे छोटे राजा थे, अपने देशी राजा। एक हिस्से में ऐसे छोटे छोटे देशी राजा थे, बहुत सारे थे। और अंग्रेजों का राज भी जिस क्षेत्र पे था ना, बहुत सारे राज्य बना रखे थे इन्होंने, सारे प्रांत बना रखे थे। तो इस तरह से ये सिचुएशन थी हमारे देश की। तो फिर क्या होता है, हमारा देश आजाद होता है और हमारे देश के जो नेता होते हैं वो राजाओं से रिक्वेस्ट करते हैं। और ये जो अंग्रेजों का जो क्षेत्र है ना, ये तो हमारे पास आ ही जाता है। जब आजादी मिलती है तो जिस क्षेत्र पर अंग्रेजों का सीधा सीधा राज था, प्रत्यक्ष राज था, वो तो हमारे अंडर में आ ही जाता है। लेकिन ये क्षेत्र हमारे अंडर में नहीं था उस टाइम पे। इस क्षेत्र को कैसे अंडर में लिया, राजाओं से बातचीत की, रिक्वेस्ट की उनसे, और इस क्षेत्र को भी हमारे देश में मिला लिया जाता है। इस तरीके से इन सभी प्रांतों को मिलाकर, इन सभी रियासतों को मिलाकर हमारे देश में संघ का निर्माण होता है। तो हमारा देश क्या बनता है, संघ। अंग्रेजी क्षेत्र प्लस देशी राजाओं के क्षेत्र को मिलाकर हमारा जो देश बनता है, ये क्या बनता है, एक संघ बनता है, यूनियन, ठीक है। क्या बनता है, यूनियन। तो हमारा देश क्या बन जाता है, एक संघ बन जाता है। बहुत सारे प्रांतों को मिला के हम अपने देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, जब हम आजाद हो गए 1948 में क्या सिचुएशन थी। जितने भी हमारे पास देशी रियासतें थी, प्रांत, जितने हमारे ब्रिटिश प्रांत थे और देशी रियासतें थी, सबको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया 1948 के टाइम पे। 1948 के टाइम पे हमने 4 कैटेगरी में बांट लिया जितने भी हमारे पास राज्य थे, ए, बी, सी और डी। इस तरह से हमने 4 कैटेगरी में बांटा। एक कैटेगरी में हमने किसको रखा, एक कैटेगरी में हमने बड़े राज्य जिन पे अंग्रेजों का अधिकार था, बड़े राज्य प्लस 200 से भी ज्यादा देशी रियासतें रखी। देशी रियासतें, तो बड़े राज्य और 200 से ज्यादा हमने देशी रियासतें रखी ए कैटेगरी में। बी कैटेगरी में हमने क्या रखे, इसमें हमने छोटे राज्य को प्रांत भी बोल सकते हैं, छोटे राज्य या प्रांत, छोटे प्रांत प्लस में देशी रियासतें। अब ये रियासतें है ना, ये रियासतें कितनी थी हमारी, 565 रियासतें थी देशी रियासतें। तो 200 से ज्यादा इसमें आ गई, कुछ बी कैटेगरी में आ जाती है, बाकी की सी कैटेगरी में आ जाती है। बाकी जो रियासतें बचती हैं सी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में सिर्फ रियासतें थी, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत नहीं था कोई भी इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में सिर्फ क्या थी, देशी रियासतें, देशी रियासतें। और डी कैटेगरी में हमने किसको रखा, डी कैटेगरी में हमने रखा था अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार। और इस कैटेगरी में हमने रखा था कि जिन भी क्षेत्रों को भारत जीतेगा, विजय करेगा, जिन भी क्षेत्रों को, जैसे भारत ने कोई क्षेत्र जीत लिया है तो उस क्षेत्र को भी हम डी कैटेगरी में रखेंगे, विजित क्षेत्र, विजित या अर्जित किए हुए क्षेत्र, विजित क्षेत्र। तो डी कैटेगरी में हमने इनको रखा, ठीक है। तो इस तरीके से 1948 में ये सिचुएशन होती है। हमने 4 कैटेगरी में जितने भी हमारे राज्य थे
और देशी रियासतें थी, उनको ऐसे हमने 4 कैटेगरी में रखा। पहली कैटेगरी में बड़े बड़े, अब ये नौ थे बड़े बड़े स्टेट, ठीक है, 9 बड़े बड़े प्रांत, 216 से ज्यादा रियासतें। फिर इसमें बी कैटेगरी में छोटे प्रांत, देशी रियासतें। सी कैटेगरी में सिर्फ देशी रियासतें। और डी कैटेगरी में अंडमान निकोबार। और जिन क्षेत्रों को हमने विजिट किया या विजिट करते हैं उन क्षेत्रों को हमने डी कैटेगरी में रखा। तो इस तरह से हमने 4 कैटेगरी बनाई थी 1948, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर हमने धीरे धीरे राज्यों का निर्माण किया। आज हम बात करते हैं हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमेशा से सिचुएशन ऐसी नहीं थी, ठीक है, धीरे धीरे राज्यों का निर्माण हुआ। किसी राज्य को हमने दूसरे राज्य में मिला दिया, कोई बड़ा स्टेट था उसको बांट के हमने 2 कर दिए, ठीक है, किसी को मिला के 1 बना दिया। तो इस तरीके से हमने राज्यों का निर्माण किया है धीरे धीरे। तो 1948 से लेके आज तक, या लास्ट जो हमारा 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को जब हम वो बनाते हैं, यूटी बनाते हैं, तब तक हम देखेंगे किस तरह से निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो राज्यों का निर्माण है ये किस आधार पे होता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे देश में किस आधार पे किया गया, ठीक है। तो राज्यों का निर्माण का हमारे देश में क्या आधार थे राज्यों के निर्माण के? तो हमारे देश में 3 आधार थे। पहला भाषा, दूसरा आधार था संस्कृति, और तीसरा आधार था हमारा विकास में असंतुलन। विकास में असंतुलन। तो ये 3 आधार थे। इन 3 आधारों पर हमारे देश में राज्यों का निर्माण होता है। पहला है भाषा। हमने क्या किया, जैसे एक बड़ा क्षेत्र है, एक बड़ा राज्य है, और इसमें 2 तरह की भाषा बोलते हैं लोग। ये इस क्षेत्र में, मान लिया इस क्षेत्र में बोलते हैं गुजराती, और इस क्षेत्र में क्या बोलते हैं, मराठी। तो पहले मान लिया ये एक ही राज्य था, लेकिन इस राज्य में, इस हिस्से में गुजराती बोलते थे लोग और ऊपर वाले हिस्से में मराठी बोलते थे। तो हमने क्या किया, इस राज्य में से 2 राज्यों का निर्माण कर दिया। ये एक राज्य था, इसमें से क्या किया, जिस क्षेत्र में गुजराती बोलते थे उसको गुजरात बना दिया। इसको क्या बना दिया हमने, गुजरात। और इसको क्या बना दिया, महाराष्ट्र। इसको क्या बनाया, महाराष्ट्र। तो इस तरीके से हमने अपने देश में बहुत सारे राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पे किया, ठीक है। तो पहला आधार क्या है, भाषा। हमने अपने देश में राज्यों का निर्माण कैसे किया है, भाषा के आधार पे। दूसरा है संस्कृति। हमने कल्चर के आधार पे भी बहुत सारे राज्यों का निर्माण किया है। जैसे कि झारखंड है, झारखंड का निर्माण हमने संस्कृति के आधार पे किया है। जैसे कि एक क्षेत्र है, उसमें अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो हमने उनकी संस्कृति के आधार पे ही उस राज्य का निर्माण कर दिया, ठीक है। उसके बाद विकास में असंतुलन। अब इसके आधार पे भी हमने राज्यों का गठन किया है, निर्माण किया है। जैसे कि अब ये एक क्षेत्र है, इसमें ये जो क्षेत्र है ऊपर वाला, ये क्षेत्र जल्दी जल्दी विकास कर जाता है, डेवलपमेंट यहाँ पर जल्दी जल्दी होता है। और ये जो क्षेत्र बच जाता है, ये क्षेत्र, इसमें विकास नहीं हो पाता या कम होता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारा विकास तो नहीं हुआ, सिर्फ इन लोगों का विकास होता है, इसलिए आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो। हमें अलग राज्य का या हमारे क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि हमारा भी विकास हो, ठीक है। तो यहाँ पर विकास था ज्यादा, इस क्षेत्र में विकास था ज्यादा और इस क्षेत्र में विकास था कम। तो जब यहाँ पर कम विकास था तो इन लोगों ने क्या किया, अलग राज्य की मांग की और इस क्षेत्र को अलग राज्य बना दिया जाता है ताकि ये क्षेत्र भी इसकी तरह विकास करें, ठीक है। तो इस तरह से जब विकास में असंतुलन हुआ तो इस बेस पर भी, इस आधार पर भी हमने क्या किया, राज्यों का निर्माण किया। तो 3 आधार बने हमारे, भाषा, संस्कृति और विकास में असंतुलन। तो तीनों आधारों पर हमने अपने देश में राज्यों का निर्माण किया है, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद देखो राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया क्या है राज्यों के निर्माण की, तो सबसे पहले देखो
जो राज्य का निर्माण है उसका अधिकार किसके पास होता है? अधिकार होता है संसद के पास। अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। किसी भी नए राज्य का गठन का जो अधिकार है वो हमारी संसद के पास है। हमारी संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और संसद कैसे बनती है? संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो हमारे राज्यों का गठन होगा तो इन तीनों में बातचीत होगी तभी गठन होगा। ठीक है, तो कैसे? सबसे पहले जैसे प्रपोजल आया कि भाई हमें किसी नए राज्य का गठन करना है, तो उस प्रपोजल में क्या होगा? सबसे पहले राष्ट्रपति साइन करेगा। राष्ट्रपति ने साइन किया और फिर वो प्रपोजल, या उसको विधेयक बोल सकते हैं, वो विधेयक क्या होता है? लोकसभा में आता है, या लोकसभा में आ सकता है या फिर राज्यसभा में आ सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी में भी आ सकता है। तो फिर यहां से वो पास हो जाता है। सबसे पहले राष्ट्रपति साइन करेगा, राष्ट्रपति के साइन करने के बाद क्या होगा? वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है। और जब पास होता है तो इस तरह से राज्य का निर्माण हो जाता है। तो कौन करता है राज्य का निर्माण? संसद। लेकिन देखो ये इसमें एक बात और है, जैसे कि हमने क्या किया, एक राज्य है पंजाब, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। पंजाब है एक राज्य है, हमें पंजाब से नए राज्य का गठन करना है। पंजाब है ये एक इतना बड़ा, इसमें से हमें एक दूसरे राज्य का निर्माण करना है। तो संसद निर्माण करेगी, अधिकार संसद के पास है। लेकिन क्या है कि जो संसद है वो पंजाब के पास, वो जो प्रपोजल है ना, जो विधेयक है, पंजाब की जो विधानमंडल है, पंजाब की जो क्या है विधानमंडल, या राज्य की विधानमंडल है, कोई भी राज्य हो सकता है, पंजाब का मैंने एग्जांपल लिया, कोई भी हो सकता है। तो उस विधानमंडल के पास वो प्रपोजल भेजेगी और देखेगी कि भाई देखो, हम आपके राज्य में से एक नया राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है, और देखो ये हमारा प्रपोजल है। तो उस राज्य की विधानमंडल है उस प्रपोजल को देखेगी और फिर देख के वो उसमें बदलाव नहीं कर सकती कोई भी। ठीक है, और ना ही वो उसको रिजेक्ट कर सकती, सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी के लिए भेजा जाता है। वैसे पूरा का पूरा अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्य बस एक बार वो जो विधेयक है ना वो भेजा जाएगा राज्य विधानमंडल के पास। राज्य विधानमंडल एक बार उसको देखेगी, बस उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, ना उसमें सुधार कर सकती है। बस सुधार का भी अधिकार संसद के पास है और सारे अधिकार क्या है? संसद के पास है। समझ गए? ठीक है, तो विधानमंडल क्या करेगी? उसको एक बार देख लेगी कि भाई ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 4 अनुच्छेद हैं हमारे। अनुच्छेद फर्स्ट, राज्यों के निर्माण से संबंधित या हमारे संघ से संबंधित 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद सेकंड, अनुच्छेद थर्ड और अनुच्छेद फोर्थ। तो 4 अनुच्छेद हैं, 4 आर्टिकल हैं जो राज्यों के निर्माण से, राज्यों के गठन से संबंधित है। सबसे पहले जो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है कि भारत है वो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। पहला अनुच्छेद क्या कहता है? भारत है राज्यों का संघ है। तो इसका मतलब क्या है कि भारत है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो अपना संघ है ना, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। किसी भी राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आपस में कि हम मिलके रहेंगे ना, ये एक बार मिलके अब अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसके लिए एक अच्छी लाइन क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी। स्पेलिंग देख लेना भाई।
अविनाशी संघ। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों से मतलब क्या? हमने राज्यों का विनाश कर, जब अपने संघ का निर्माण किया था, राज्यों का विनाश कर दिया था। हम कह सकते राज्य विनाश का मतलब ये नहीं है कि हमें वहां पे तोड़ फोड़ मचाई थी, उनको खत्म कर दिया था। राज्यों को खत्म करके हमने अपना देश का निर्माण कर लिया था कि भाई अब राज्य नहीं रहेंगे, अब अपना देश रहेगा। तो राज्यों का विनाश, राज्यों को हमने खत्म किया था और देश का क्या? देश का निर्माण कर लिया था, संघ का निर्माण कर लिया था। ठीक है। और अविनाशी संघ मतलब, इसका मतलब क्या है कि जो राज्य मिलके हमने संघ को बनाया है, अभी ये राज्य अलग नहीं हो सकते कभी भी। अविनाशी संघ है ये, संघ कभी भी नहीं टूटेगा। हमारे देश का जो, हमारा देश एक संघ है, ये कभी नहीं टूटेगा। इसका मतलब क्या है? जैसे कि पंजाब या हरियाणा या राजस्थान या यूपी, कोई भी अगर राज्य हमारे देश से अलग होना चाहेगा ना, तो वो अलग नहीं हो सकता। अब एक बार मिल गए तो मिल गए, जब स्टार्टिंग में, अब फिर वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, कि कोई भी किसी भी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वो भारत संघ से अलग हो जाए। समझ गए? तो संघ अविनाशी है, खत्म नहीं होगा कभी भी। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, किसी के पास अधिकार नहीं है। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है कि जो राज्यों के निर्माण का जो अधिकार है वो संसद के पास है। राज्यों के निर्माण का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, ये कहता है दूसरा अनुच्छेद। तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है, सीमा को बढ़ा सकती है, नाम बदल सकती है, क्षेत्र बदल सकती है। तो तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है कि संसद के पास ये अधिकार है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसके क्षेत्र को बढ़ा सकती है, उसके क्षेत्र को घटा सकती है, एक राज्य से दो राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो ये सारे के सारे जो अधिकार है संसद के पास है। ये अनुच्छेद 3 में बताया गया है। अनुच्छेद 2 भी कहता है राज्यों के निर्माण के बारे में, और अनुच्छेद 3 भी कहता है नए राज्य। ये दोनों अनुच्छेद नए राज्यों के निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो जो अनुच्छेद 2 है वो तो कहता है कि जैसे कि हमने पाकिस्तान का कोई हिस्सा कब्जा लिया और फिर हमने वहां पे एक राज्य का निर्माण किया, तो वहां पर जब हम एक राज्य का निर्माण करते हैं, निर्माण कौन करेगी? संसद। ठीक है, तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। लेकिन अगर कोई राज्य पहले से ही हमारे देश में है और उसमें से हम 2 राज्य बनाना चाहते हैं, या उसकी किसी राज्य की सीमा घटाना चाहते हैं, क्षेत्र घटाना चाहते हैं, सीमा बढ़ाना चाहते हैं, क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हमारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। समझ गए डिफरेंस क्या है? दोनों राज्यों के गठन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 2 जो हमारे विदेशी राज्य हैं, विदेश से जो हम जीतेंगे उन राज्यों के गठन के बारे में, और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि हमारे देश में जो राज्य मौजूद है उनको अगर घटाना बढ़ाना है, नाम बदलना है, उनकी बाउंड्री चेंज करनी है, तो ये कौन बताता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3। ठीक है, इसके बाद देखो अनुच्छेद 4 ये क्या कहता है कि ये जो प्रोसेस हुआ राज्यों के निर्माण का, ये इसको हम क्या है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये जो हमने बदलाव किए ना राज्यों के निर्माण के, ये विधेयक पास किया है, कानून पास किया है, तो ये विधेयक है ना, कोई स्पेशल संशोधन नहीं माना जाएगा। जो संशोधन स्पेशल होता है ना, उसको अनुच्छेद 368 में लिया जाता है। लेकिन ये जो संशोधन है ये कोई खास संशोधन नहीं है, इसलिए ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये इसका मतलब क्या है कि ये जो कानून है, विधेयक है, सामान्य बहुमत से पास हो जाएंगे। सामान्य बहुमत, जैसे कि संसद बैठी है, सामान्य बहुमत का क्या मतलब है? संसद बैठी हुई है और वहां पर प्रपोजल आता है कि भाई एक राजस्थान से एक नए राज्य का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर मान लिया कि 400 लोग बैठे हैं। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि लोकसभा में 552 होते हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं,
लेकिन वहां पर जितने प्रेजेंट होते हैं उनकी बात होती है। तो जितने प्रेजेंट होते हैं और जो प्रेजेंट होते हैं उनमें से अगर ज्यादा यस कर देते हैं तो कानून पास हो जाएगा, उसके लिए कोई स्पेशल एम्बेडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सामान्य बहुमत से ये हमारा जो विधेयक होता है पास हो जाएगा। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जो नए राज्यों का निर्माण है, नए राज्यों का गठन है, वो स्पेशल संशोधन नहीं माना जाएगा। वो क्या होगा, एक सामान्य संशोधन होगा, या हम कह सकते हैं उसको हम संशोधन ही नहीं मानेंगे। समझ गए? तो सामान्य बहुमत से वो पास हो जाएगा। तो ये 4 अनुच्छेद हैं जो राज्यों के निर्माण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो राज्यों को विशेष दर्जा। अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपने देश में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दे सकते हैं। विशेष दर्जे से मतलब क्या है कि जो राज्य बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनको सरकार उनके ऊपर ज्यादा पैसा लगाएगी, उनका विकास जल्दी जल्दी करना चाहेगी, ताकि वो ज्यादा पिछड़े हुए हैं वो जल्दी से विकास की धारा में शामिल हो जाए। ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। बहुत सारे राज्यों को दिया गया था, जैसे हिमाचल प्रदेश है और भी है हमारे राज्य जिनको विशेष राज्य का, त्रिपुरा है, इनको विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो जब उनका विकास हो जाता है फिर उनको उस कैटेगरी से बाहर रख दिया जाता है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। अब केंद्र शासित यूटी, ये क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश? तो देखो 1874 में अंग्रेजों के टाइम पे कुछ ऐसे राज्य थे जिनको स्पेशल कैटेगरी में रख लिया था। ठीक है, उन्हीं को बाद में चल के मुख्य आयुक्त क्षेत्र, मुख्य आयुक्त के क्षेत्र बना दिए गए बाद में। और वही बाद में क्या हुआ, 1956 में उन्हीं को क्या बना दिया जाता है, यूटी बना दिया जाता है। तो 1874 में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको अंग्रेज जिनकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं कि भाई ये अलग से है, इनका कल्चर अलग है। 3-4 बातें होती हैं जिनके आधार पर हम किसी चीज को यूटी घोषित करते हैं। पहली क्या होती है, संस्कृति। दूसरा होता है राजनीतिक महत्व। तीसरा होता है हमारा सामरिक महत्व। तो देखो इन आधारों पे क्या है कि हम किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करेंगे अगर उनकी संस्कृति बहुत ज्यादा अलग है, जैसे पांडुचेरी है और दादर नगर हवेली है, ये जो क्षेत्र है इनकी संस्कृति बहुत डिफरेंट है, तो इनको हमने क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसी तरह कुछ ऐसी जगह है जिनका राजनीतिक महत्व है, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है। ठीक है, दिल्ली है और क्या है, चंडीगढ़ है। दिल्ली और चंडीगढ़ का राजनीतिक महत्व है, इसलिए इनको यूटी बना दिया। सामरिक महत्व का मतलब क्या होता है, युद्ध की दृष्टि से अगर हमारा युद्ध हो जाता है तो वो इलाके हमारे लिए कितने उपयोगी रहेंगे, इस आधार पे जो क्षेत्र, इस आधार के लिए जो क्षेत्र हैं उनको क्या बोला जाता है कि उनका एक सामरिक महत्व है। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार है। तो ऐसे क्षेत्र जो युद्ध के लिहाज से हमारे लिए उपयोगी है, उस आधार पे भी हम उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें होती हैं जिनके आधार पर किसी भी जगह को हम केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। इनकी शुरुआत 1874 में होती है। अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज उन क्षेत्रों को अलग से रखते हैं कि भाई ये अलग क्षेत्र हैं। फिर बाद में उन्हीं क्षेत्रों को मुख्य आयुक्त क्षेत्र कहा जाने लगा और फिर बाद में उन्हीं क्षेत्रों को यूटी कहा जाने लगा। ठीक है, अब किस आधार पे इनका निर्माण होता है, इन आधारों पे। समझ गए? तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों का गठन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब राज्यों से संबंधित कौन कौन से हमारे कमीशन थे, आयोग थे, कमेटी थी, कौन कौन सी थी। तो देखो कौन कौन सी थी। सबसे पहले है एस्केदर। एस्केदर आयोग, एस्केदर आयोग 1947। ये क्या था, एस्केदर एक ये जज होते हैं। ठीक है, एस्केदर
1947 में जब हमारा देश आजाद होता है तो हमारी संविधान सभा बैठती संविधान बनाने के लिए। तो इनकी अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कि भाई हम अपने जो राज्य हैं अभी इनका निर्माण कैसे करें, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर दिया जाए या किस आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। इनको एक जिम्मा सौंपा जाता है। लेकिन ये क्या रिपोर्ट पेश करता है, एसकेदर आयोग है, ये क्या रिपोर्ट पेश करता है, ये रिपोर्ट पेश करता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण इस समय ठीक नहीं है। तो भाषा के आधार पे इस आयोग ने राज्यों के निर्माण के लिए मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण अभी ठीक नहीं है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि जो प्रशासनिक सुविधा है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, ये एसकेदर की रिपोर्ट थी, एसकेदर आयोग की रिपोर्ट थी। ठीक है, फिर इसके बाद जेवीपी कमेटी होती है हमारी, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पटैया सीतारमैया। ठीक है, पटाभी सीतारमैया। ठीक है, इस पी से क्या बनेगा, पटाभी सीतारमैया। तो तीनों को मिलके तीनों क्या किया, एक समिति बनाई और इस समिति के लिए भी यही काम था कि राज्यों का गठन है कैसे किया जाए, क्या भाषा के आधार पे किया जाए। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी बोला, अब ये बनती कब है, 1948 में बनती है और 49 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो इन्होंने भी बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ठीक नहीं है। भाषा के आधार पर इस कमेटी ने भी मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों की दोनों। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फजल अली आयोग। कौन सी है, फजल अली आयोग। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बात बताता हूं कि जब ये जेवीपी कमेटी बनाई गई, इसके बाद क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण की मांग बढ़ जाती है। अब सभी सोचते हैं कि भाई दोनों, ये जो पहला आयोग बनाया, पहला आयोग कौन सा हमारा, एसकेदर आयोग, दूसरी समिति जेवीपी समिति, दोनों ने भाषा के आधार का खंडन किया कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए राज्यों का। तो और लोगों ने सोचा कि भाषा के आधार पे तो राज्यों का गठन नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, लोगों ने अपनी मांग है ना तेज कर दी कि भाई भाषा के आधार पे ही राज्यों का निर्माण होना चाहिए। और उनमें से एक सबसे ज्यादा मांग है ना, ये आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मांग बढ़ती है। और यहाँ पे एक नेता होते हैं, कांग्रेस के होते हैं, सिरमलू, ठीक है, देख लेना भाई, सिरमलू, श्री ठीक है, पोटी सीरमलू, ये नाम एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, पोटी सीरमलू, ये कैसे लिखा जाएगा ये चेक कर लेना। वैसे तो बोलने में तो पोटी सीरमलू नाम है। ठीक है, पोटी सीरमलू ये कांग्रेस के एक नेता होते हैं। तो ये क्या है, ये अपनी मांग को तेज कर देते हैं और भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। 56 दिन तक ये भूख हड़ताल करते हैं। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये 56 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। और उस टाइम पे क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है, इनकी क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर जब इनकी मृत्यु के बाद ये मांग और तेज होने लगती है और सरकार क्या करती है, 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे सबसे पहले राज्य का गठन करती है और उस राज्य का नाम होता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को जो पहले राज्य का गठन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक कमेटी तैयार की जाती है, इसकी डेथ हो जाती है पोटी श्रीरामुलु की। फिर इसकी डेथ के बाद ये फजल अली आयोग तैयार किया जाता है कि भाई आप देखो अच्छी तरह से बताओ कि भाई क्या होगा। तो ये 1953 में गठन होता है फजल अली आयोग का, फजल अली
इसमें 3 मेंबर होते हैं आयोग। 1953 में गठन होता है और 1955 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो इसमें 3 सदस्य होते हैं, के.एम. पणिकर और एच. कुंजरू। के.एम. पणिकर, एच.एन. कुंजरू और फजल अली। तो 3 सदस्य होते हैं और इनको जिम्मा दिया जाता है कि भाई आप बताओ राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए। तो ये अब 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और कहते हैं, इनकी रिपोर्ट की क्या खासियत थी? इनकी रिपोर्ट की खासियत थी ये, एक तो ये कहते हैं कि भाषा के आधार पर है ना राज्यों का गठन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी एक ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जहां पर एक भाषा बोलते, जैसे कि ये क्षेत्र है इसमें बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इस तरह से अब इतने राज्यों का निर्माण तो हम कर नहीं सकते। तो इसने बोला कि राज्य भाषा के आधार पर मुश्किल सा लग रहा है कि राज्यों का गठन हो जाए, लेकिन फिर भी भाषा के आधार पर किया जाता है। और क्या इसकी क्या सिफारिश थी? इसकी सिफारिश थी कि 16 राज्य और 3 यूटी बनाई जाए। क्या बनाई जाए? 16 राज्य और 3 यूटी। और जो हमने 1948 में ये जो कैटेगरी बना रखी थी ना, ए, बी, सी और डी, इसने बोला कि ये सारी की सारी कैटेगरी है, इनको खत्म कर दिया जाए, कैटेगरी रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसने कुछ पॉइंट दिए और इसने बोला कि प्रशासनिक आधार पर भी राज्यों का निर्माण किया जाए। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि कहीं ये जो राज्यों का गठन है इनमें भाषा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और भाषा के आधार पर ही गठन होता है। तो सरकार ये जो प्रपोजल होता है सरकार इसको थोड़ा बदल लेती है और 14 नए राज्यों का गठन करती है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और कब होता है ये? 1956 में। तो 1956 में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का सरकार क्या करती है? गठन करती है। किसके? फजल अली आयोग के आधार पर। ठीक है, इसने तो रिपोर्ट में तो ऐसे बताया था लेकिन सरकार ने उसको थोड़ा चेंज कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखो ये मैंने यहाँ पे कुछ ये राज्यों के नाम लिखे हैं कि किसका गठन कब होता है। तो देखो असम, यूपी, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु, इनका गठन होता है 1950 में। ठीक है, असम, यूपी, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु, इनका गठन कब होता है? 1950 में। 1956 में राजस्थान, केरल, कर्नाटक, एमपी, वेस्ट बंगाल, इनका गठन कब होता है? 1956 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनका गठन होता है 1972 में। नागालैंड का गठन होता है 1963 में। हरियाणा, पंजाब का गठन होता है 1966 में। तो इस तरह से राज्यों का गठन होता है। और जो लास्ट राज्य का गठन होता है ना वो होता है 2014 में तेलंगाना का। ठीक है, किसका होता है? तेलंगाना का। और उसके बाद 2019 में हम क्या करते हैं, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर है इसको क्या करते हैं? बांट के यूटी बनाते हैं और 2 क्षेत्र बना देते हैं। एक क्षेत्र होता है हमारा लद्दाख और दूसरा क्षेत्र है J&K। तो ये कोई राज्य नहीं है, ये यूटी बनाई जाती है। लास्ट जो राज्य का गठन होता है वो 2014 में होता है तेलंगाना का। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में देखा कि कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ, किस आधार पे हुआ, कैसे किसके पास पावर होती है और ये सारी बातें। ठीक है, थैंक यू।